दोस्तों इस टाइमलाइन को देखिएगा। श्रीलंका 2022, बांग्लादेश 2024, नेपाल 2025 और भारत 2026। ये जेन जी प्रोटेस्ट की टाइमलाइन है। क्या भारत में जो जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी के बैनर तले प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या वो इन्हीं जेन जी प्रोटेस्ट जो भारत के पड़ोस के मुल्कों में पहले हो चुके हैं उनकी ही अगली कड़ी है? अगर है तो इनमें साझा क्या है? आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर की जो इन सभी मुल्कों में इस जेन जी प्रोटेस्ट में लगातारता में दिख रहे हैं। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो इन सभी प्रोटेस्ट में है वो है नेपोटिज्म और करप्शन। जब श्रीलंका में 2022 में जेन जी प्रोटेस्ट शुरू हुए तो उस वक्त राजापक्से प्रेसिडेंट थे और उनके अलावा 3 और मेंबर उनके परिवार से ही थे जो उस वक्त कैबिनेट का हिस्सा थे। और इस स्थिति को लेकर श्रीलंका के लोगों के मन में बहुत गुस्सा था। तो उसमें नेपोटिज्म एक बहुत बड़ा कारण था और उसने श्रीलंका के लोगों को सड़कों पर ला खड़ा कर दिया। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू होने की असली वजह वो कोटा था जिसके बारे में परसेप्शन ये थी कि वो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने अपने नज़दीकियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया था। नेपाल में भी यही था। नेपाल में जेन जी प्रोटेस्ट का बहुत सारा गुस्सा उन नेपो किड्स पर था जो विदेश में बैठे हुए महंगे ब्रांड और गिफ्ट्स की प्रदर्शनी कर रहे थे, जबकि नेपाल के नौजवान बेरोजगारी से लड़ रहे थे। भारत में हो रहे कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट में भी आपको बहुत सारा गुस्से का केंद्र हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान मिलेंगे, जिनके ऊपर ये आरोप लगता है कि वे खुद एक नेपो किड हैं, क्योंकि उनके पिता अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके हैं और उनकी बेटी विदेश में पढ़ रही है, जबकि हिंदुस्तान में स्टूडेंट बार बार हो रहे पेपर लीक की वजह से हताश और निराश हैं। इन जेन जी प्रोटेस्ट का दूसरा बड़ा कारण इन सभी मुल्कों के आर्थिक हालात थे। जब नेपाल में प्रोटेस्ट शुरू हुए तो उस वक्त वहां पर बेरोजगारी की दर कोई 20% से ज्यादा थी। बांग्लादेश में बांग्लादेश की आमदनी का एकमात्र जरिया एक्सपोर्ट था और वो जब स्लो डाउन हो गए और इन्फ्लेशन डबल डिजिट तक पहुंच गई। श्रीलंका में उस वक्त की सरकार के लिए कुछ फैसलों की वजह से उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग ना के बराबर चले गए और इस सब ने जेन जी प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की। हालांकि हिंदुस्तान के आर्थिक हालात इतने बदतर नहीं हैं, परंतु खाड़ी मुल्कों की जंग की वजह से और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, एआई की वजह से कम होती प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी और इस हताशा और निराशा के आलम में जब बार बार पेपर लीक हो रहे हैं तो इट इज़ अ श्योर शॉर्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर। इन प्रोटेस्ट में तीसरी बड़ी वजह यह है कि ये सभी प्रोटेस्ट बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट से स्टार्ट हुए। जैसे नेपाल में एक वीआईपी की शादी में जब लोग कई घंटे तक जाम में फंसे रहे तो इसको लेकर लोगों के मन में बहुत गुस्सा था और इस जलती आग में घी डालने का काम किसी मिनिस्टर के बेटे ने अपने महंगे क्रिसमस गिफ्ट्स की फोटो को फेसबुक पर शेयर करके कर दिया, जो कि एक ट्रिगर पॉइंट था। बांग्लादेश में ट्रिगर पॉइंट सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला था जिसमें फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को 30% रिजर्वेशन दी गई थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। श्रीलंका में हालांकि ये प्रोटेस्ट चल रहे थे, परंतु सोशल मीडिया पर बैन लगने की वजह से प्रोटेस्ट ने एक और विकराल रूप अख्तियार कर लिया। हिंदुस्तान में इस प्रोटेस्ट की वजह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक सुनवाई में एक कमेंट था जो कि प्रोसीडिंग का हिस्सा भी नहीं था। ये सिर्फ एक वर्बल ऑब्जर्वेशन थी जिसमें उन्होंने नौजवानों की तुलना कॉकरोच से की थी और यही काफी था इस प्रोटेस्ट को जन्म देने के लिए। चौथा फैक्टर, एपिसेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस प्रोटेस्ट में एक बात और साझी है, वो ये कि जितने भी प्रोटेस्ट हुए वो इन मुल्कों की राजधानियों के आसपास केंद्रित रहे। हालांकि ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि अगर प्रोटेस्ट किसी मुल्क की सरकार के विरुद्ध हैं तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनकी राजधानी ही होगी। एक और बात गौर करने लायक है कि कोलंबो और ग्रेटर कोलंबो एरिया में श्रीलंका की कोई 1/4 आबादी बसती है। लगभग यही हाल ढाका डिवीजन का भी है, जहां कोई 26% के करीब बांग्लादेश की सारी जनसंख्या केंद्रित है। काठमांडू वैली में हालांकि नेपाल की पॉपुलेशन के सिर्फ 10% लोग ही रहते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि इन मुल्कों में जो प्रोटेस्ट मोबिलाइजेशन थी वो इतनी तेज और अचानक थी। हिंदुस्तान में यही प्रोटेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं, पर दिल्ली के एनसीआर एरिया में जो हिंदुस्तान की कुल आबादी है वो 3 से 4% है, जो कि फिर भी अपने आप में एक साइजेबल पॉपुलेशन है। इस सारी जेन जी प्रोटेस्ट में एक और कॉमन थ्रेड है और वो है फॉरेन कनेक्शन। श्रीलंका में इस प्रोटेस्ट के शुरू होने की असल वजह उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भारी कमी थी।
इसके अलावा ये दोष भी लगते रहे हैं कि इन प्रोटेस्ट को मोबिलाइज करने में यूएस एड संस्था का बहुत बड़ा हाथ था, जिन्होंने श्रीलंका में इस काम को अंजाम देने के लिए खूब पैसा खर्चा। बांग्लादेश में जब प्रोटेस्ट में शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरी तो उसके बाद जो अंतरिम सरकार आई उसके मुखी मोहम्मद यूनुस थे, जो अमेरिकन स्टेट के साथ अपने अच्छे रिश्तों के लिए जाने जाते हैं। कुछ लोग तो उन्हें अमेरिका का यस मैन भी मानते हैं। उनका सारे का सारा कार्यकाल भी इन्हीं दोषों से ग्रस्त रहा है कि एक अंतरिम प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी उनके सारे फैसले और तौर तरीके अमेरिकन हितों की रक्षा के लिए थे। इसी संस्था यूएस एड के द्वारा दखल अंदाजी के आरोप नेपाल के प्रोटेस्ट में भी लगते रहे हैं। भारत में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनकी तो मानो रूपरेखा ही विदेशी धरती से हुई है। दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कमेंट करते हैं। इस कमेंट को आधार बनाकर दूर कहीं एक पार्टी का ऑनलाइन जन्म होता है, रातों रात उसके 2 करोड़ फॉलोअर बन जाते हैं। कुछ दिन बाद इस पार्टी के संस्थापक विदेश से हिंदुस्तान में आगमन करते हैं। क्या ये सिर्फ संजोग है? सरकार की हिमायत वाला पक्ष बार बार दोहराता है कि इसके पीछे जॉर्ज सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हिंदुस्तान में विदेशी इशारे पर अनारकी फैला रही हैं। सोशल मीडिया इन चारों मुल्कों में हुए जेनजी प्रोटेस्ट में एक और कॉमन फैक्टर है। नेपाल में इस प्रोटेस्ट की शुरुआत ही कुछ फेसबुक पोस्टों के एक्शन और रिएक्शन से हुई। इसको देखते हुए नेपाल सरकार ने जब सोशल मीडिया को बैन किया तो उसका असर और उल्टा हुआ। श्रीलंका में इस प्रोटेस्ट ने रफ्तार तब पकड़ी जब सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया। बांग्लादेश में इस प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी मोबिलाइजेशन एक फेसबुक पोस्ट से हुई और हिंदुस्तान में इस प्रोटेस्ट की ना सिर्फ शुरुआत बल्कि ये प्रोटेस्ट परवान ही सोशल मीडिया के सहारे चढ़ा। इसमें एक बात और गौर करने लायक है कि अगर किसी भी सरकार ने इस प्रोटेस्ट को सोशल मीडिया बैन के सहारे दबाने की कोशिश की तो उसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ। सो शायद इसमें कुछ सरकारों के लिए सबक भी है। भारत के आसपास वो सारे मुल्क यहाँ पर ये प्रोटेस्ट हुए, उनमें एक और बात साझी है कि वे ये सभी मुकाबलतन नौजवान मुल्क हैं। जैसे इन चारों मुल्कों में उन लोगों की संख्या जो 35 साल के नीचे हैं कोई 60% के आसपास है। इसका मतलब है कि औसतन हर 3 में से 2 शख्स 35 साल के नीचे की उम्र के हैं और अगर 24 साल के नीचे की उम्र को देखते हैं तो यही संख्या कुछ 40 या 45% के आसपास बनती है। और इसमें यह नतीजा बहुत आराम से निकाला जा सकता है कि जो यूथ है वो एस्पिरेशनल है और अगर उसके साथ कोई भी दिक्कत आती है तो वो अपने सोशल मीडिया को वेपनाइज करके अपनी नाराजगी दिखाने के लिए सड़क पर उतरने से भी नहीं कतराता है। एक और बात है जो इन सभी मुल्कों में कॉमन है, वो ये है कि इनके जो हेड ऑफ स्टेट वो बहुत सालों से सत्ता में थे। इसका मतलब ये भी हुआ कि उनके प्रति लोगों में खासकर नौजवानों में एक थकावट भी है। जैसे शेख हसीना वाजिद, जब वो लगातार 15 साल से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी और उन्होंने सारी की सारी अपोजिशन को ख़त्म कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने प्रमुख विरोधी पार्टी बीएनपी को भी हर सही गलत तरीके से चुनाव से तड़ी पार कर दिया। श्रीलंका में राजापक्षे फैमिली, जो कि श्रीलंका में लोगों के गुस्से के केंद्र में थी, अगर उनके परिवार के मेंबरों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल मिला लिया जाए तो ये कुल मिलाकर 17 साल बनता है। नेपाल में हालांकि प्राइम मिनिस्टर केपी ओली, जिनको जेनजी रेवोल्यूशन के चलते इस्तीफा देना पड़ा, उनका कार्यकाल वर्षों में ज़्यादा नहीं था, परंतु वो 4थी बार नेपाल के प्रधानमंत्री थे और वहाँ पर लोगों का गुस्सा रूलिंग एलीट के साथ था, जो बार बार सत्ता में आकर भी उनकी समस्याओं का कोई भी हल नहीं कर पा रही थी। हिंदुस्तान में भी यही हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोगों के मन में सरकार के प्रति थकावट आ रही है और इसके अलावा पेपर लीक जैसे मुद्दे जिसमें हिंदुस्तान का यूथ बहुत खफा है और उस पर सरकार की चुप्पी उनकी इस उपरामता को और बढ़ावा दे रही है। और आखिर में एक और ऑब्जर्वेशन, जैसे कि बहुत सारे लोग बात करते हैं कि जेनजी प्रोटेस्ट सोशल मीडिया का सहारा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो दो-धारी तलवार है। परंतु ये सिर्फ प्रोटेस्ट करने वालों के लिए ही नहीं, सरकारों के लिए भी सच है। सरकारें सत्ता में आने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया ही नहीं, यूथ की एस्पिरेशन का भी इस्तेमाल करती हैं और हर पार्टी का ये दावा रहता है कि वो यूथ की एस्पिरेशन की सही नुमाइंदगी करती हैं। परंतु उस नौजवानी की जब एस्पिरेशन पूरी नहीं होती तो वो सड़कों पर आ जाता है। तब वही एस्पिरेशन वाला वोट बैंक सरकार का क्या हश्र करता है? इसका जवाब शायद केपी ओली, राजापक्षे फैमिली
या शेख हसीना ज़्यादा अच्छी तरह दे सकती है।